संथाल परगना भूमि अधिनियम भाग 2। अब पढ़ेंगे हम धारा 4 के बारे में। धारा जो 4 है ये बेसिकली है परिभाषा। इनमें जो है परिभाषाएं हैं। पहला, आदिवासी। आदिवासी वह व्यक्ति जो अनुसूची खो में विनिहित आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति से है। तो आदिवासी वह व्यक्ति है जो अनुसूची खो में विनिहित आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति से है। आगे है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष की परिभाषा यह है कि बंगला साल में प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष जो है वो कृषि वर्ष कहलाता है। मतलब बंगला साल में प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला जो वर्ष है वो कृषि वर्ष कहलाएगा, जहाँ कृषि वर्ष चलता हो। ठीक है, जहाँ पे कृषि वर्ष चलता हो। आगे, वहाँ प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष। ठीक है, जहाँ कृषि वर्ष चलता हो वहाँ प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष, और जहाँ कृषि प्रयोजनों के निर्मित कोई अन्य वर्ष चलता हो उस वर्ष से है। तो कृषि वर्ष के बारे में बात करें तो बंगाल साल में प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष हो, या जहाँ कृषि वर्ष चलता हो वहाँ प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष हो, और जहाँ कृषि प्रयोजनों के निमित्त कोई अन्य वर्ष चलता हो वहाँ उसी वर्ष से हो। इसके अतिरिक्त भुक्त बंध, आयुक्त, खास गांव, भूस्वामी, खाली जोत, ग्राम समुदाय, ग्राम प्रधान की परिभाषा दी गई है। अध्याय 2 में आता है ग्राम प्रधान और मूल रैयत। तो धारा 5, ग्राम प्रधान की नियुक्ति। इसमें जो है ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे धारा 5 में। तो बात करें किसी खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी के आवेदन पर स्थानीय रीति के अनुसार 2/3 रैयतों की सहमत से उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्त करेगा। तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति किस प्रकार होगी? किसी खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी के आवेदन पर स्थायी रीति के अनुसार 2/3 रैयतों की सहमति से, जितने भी रैयत है उनमें 2/3 रैयतों की सहमत से उपायुक्त ग्राम प्रधान को नियुक्त करेगा। कहता है धारा 6 जो है कहता है कि जब किसी ग्राम को जो खास नहीं है, ग्राम प्रधान अगर मर जाए तो भूस्वामी ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन उपायुक्त को देगा। ठीक है, तो जब किसी ग्राम का जो खास नहीं है, ग्राम प्रधान अगर मर जाए तो भूस्वामी ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन उपायुक्त को देगा। आगे है धारा 7। धारा 7 क्या कहता है? ग्राम प्रधान द्वारा कबूलियत का लिखा जाना। धारा 7 कहता है ग्राम प्रधान का द्वारा कबूलियत का लिखा जाना एवं जमानत का दिया जाना। तो धारा 7 क्या कहती है? ग्राम प्रधान द्वारा कबूलियत का लिखा जाना एवं जमानत का दिया जाना कहती है धारा 7। धारा 8, भूस्वामी नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी, लगान का हिसाब एवं अधिकार अभिलेख की रिकॉर्ड ऑफ राइट की प्रतियां उपलब्ध कराएगा। तो भूस्वामी नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी, जिसमें लगान का हिसाब हो, एवं अधिकार अभिलेख की जो रिकॉर्ड ऑफ राइट की प्रतियां उपलब्ध कराएगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट इट मीन्स खेवट खतियान। कहता है धारा 9, ग्राम प्रधान को पद परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। ग्राम प्रधान को पद परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। धारा 10 जो है केवल इस प्रकार से अभिलिखित भूमि खेवट खतियान में अभिलेखित भूमि के मूल रैयतों की जोत तथा मूल रैयती जोत समझी जाए। तो धारा 10 कहती है केवल इस प्रकार से अभिलिखित भूमि जिनमें खेवट खतियान में अभिलिखित भूमि हो के मूल रैयत की जोत तथा मूल रैयत जोत समझी जाए। आगे धारा 11, प्रधान के पुरस्कार की निधि। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम प्रधान मूल रैयतों पर लगाए जाने वाले जुर्माने प्रधानों की पुरस्कार निधि। तो धारा 11 में क्या है? प्रधान पुरस्कार की निधि है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम प्रधान मूल रैयतों पर लगाए गए जुर्माने प्रधान की पुरस्कार निधि होगी। धारा 12, रैयतों के वर्ग। निवासी जमाबंदी रैयत। जमाबंदी इट मीन सेटलमेंट, अर्थात अभिलिखित जमाबंदी रैयत जो गांव में ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो अभिलिखित मीन्स ऑन रिकॉर्ड।
अर्थात ऑन रिकॉर्ड जमाबंदी रैयत जो गांव में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं या जिसका पारिवारिक आवास उस गांव में है जहां वे अभिलिखित हैं। गैर निवासी जमाबंदी, गैर निवासी जमाबंदी, गैर निवासी सेटलमेंट रैयत अर्थात जमाबंदी रैयत के रूप में अभिलिखित ऑन रिकॉर्ड जो गांव में नहीं रहते हैं या जिनका पारिवारिक वास स्थान उस गांव में नहीं है जहां वे ऑन रिकॉर्ड हैं या अभिलिखित हैं। आगे नया रैयत, नया रैयत क्या है? अर्थात वे व्यक्ति जो नए रैयत या नूतन रैयत के रूप में अभिलिखित हैं। आगे है धारा 13, भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार हैं धारा 13 में। तो रैयत उस भूमि का जो उसके होल्डिंग में पड़ती है। तो धारा 13 कहता है भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार, और रैयत उस भूमि का है जो उसके होल्डिंग में पड़ता है को वह किसी भी रीति से स्थानीय प्रचलन, रीति रिवाज या अन्य किसी भी तरह की भूमि का उपयोग कर सकता है, लेकिन भूमि के मूल्य में ह्रास नहीं होना चाहिए। धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 कहती है कि सिवा उपयुक्त के आदेश के रैयत, सिवा उपयुक्त के आदेश के रैयत को बेदखल नहीं किया जा सकता। तो सिवा उपयुक्त के आदेश के रैयत, ठीक है, उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। उपायुक्त इट मीन्स डिप्टी कमिश्नर। किसी भी रैयत को भूस्वामी के द्वारा डिप्टी कमिश्नर के अनुमति के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। तो किसी भी रैयत को भूस्वामी के द्वारा उपायुक्त के अनुमति के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। धारा 15 कहती है कि ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयतों के अधिकार क्या है? धारा 15 कहती है तो रैयत को अपने जोत में ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार है। रैयत को अपने जोत में ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार है धारा 15 के तहत। धारा 16, अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने एवं मछली तथा अन्य उत्पादन के उपभोग के संबंध में रैयत के अधिकार हैं धारा 16 में। अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने एवं मछली तथा अन्य उत्पादन के उपभोग के संबंध में रैयत के अधिकार कितने में है? धारा 16 में है। अब कोई भी रैयत, ठीक है, कोई भी रैयत भूस्वामी के अनुमति के बिना, कोई भी रैयत भूस्वामी के अनुमति के बिना एक सीमा तक अपनी जोत में बांध, तालाब, कुआं, जलाशय का निर्माण कर सकता है, लेकिन इससे इसे क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन इससे इसे क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, ये कहता है धारा 16 में। आगे है धारा 17। धारा 17 क्या कहता है? अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार हैं। धारा 17 में अपने निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार है। रैयत अपनी जोत पर वृक्ष उद्यान बांस लगा सकता है। रैयत अपनी जोत पर वृक्ष उद्यान बांस लगा सकता है। किस धारा कहता है? धारा 17। और इसे काट कर गिरा सकता है। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेना अपेक्षित होगा। वृक्षों से प्राप्त फल, फूल इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। आगे अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर लाह और रेशम कीट पाल सकते हैं। अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर लाह और रेशम कीट क्या कर सकते हैं? पाल सकते हैं। धारा 18, भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार। तो भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार हैं धारा 18 में। रैयत अपनी जोत में कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। तो रैयत अपनी जोत में कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। धारा 19, जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। इसमें है जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। कहता है भूमि स्वामी ग्राम प्रधान या मूल रैयत की सहमति से जोत का विभाजन कर सकता है। भूमि स्वामी ग्राम प्रधान या मूल रैयत की सहमति से जोत का विभाजन ये कर सकते हैं। आगे धारा 20, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, विक्रय। तो धारा 20 में है रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। आगे पढ़े, विक्रय हो गया धान, बंधक, विक्रय पत्र, पट्टा या इकरारनामा के द्वारा अपनी जोत का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को कर सकता है, लेकिन यदि अधिकार अभिलेख में इसका प्रावधान उल्लेखित है तभी कर सकता है धारा 20 के तहत। तो धारा 20 में क्या है? रैयत के अधिकार का हस्तांतरण है। तो विक्रय, दान, बंधक, विक्रय पत्र, पट्टा या इकरारनामा के द्वारा अपनी जोत का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को ये कर सकता है, लेकिन यदि अधिकार अभिलेख में इसका प्रावधान उल्लेखित है तभी। आगे बढ़ेंगे अब धारा 21 के बारे में। तो धारा 21 क्या है? गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से
रैयत भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा धारा 20 में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित कर संपूर्ण संथाल परगना या उसके किसी खंड को गैर आदिवासी रैयत को सूचित तिथि से भूमि का चौथा अंश भूगत बंद के रूप में घोषित कर सकता है। तो धारा 21 क्या कहती है कि गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंद या पूर्ण भोग बंधक से रैयत भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा धारा 20 में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित कर संपूर्ण संथाल परगना या उसके किसी खंड को गैर आदिवासी रैयत को सूचित तिथि से भूमि का चौथा अंश भूगत बंद के रूप में घोषित कर सकता है। आगे पढ़ेंगे हम धारा 22 के बारे में। तो धारा 22 क्या कहती है? न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत दे सकता है। तो न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत दे सकता है धारा 22 के अंतर्गत। तो रैयत भूमि का बदलैन इसको कहते हैं। रैयत भूमि का क्या कहते हैं? बदलैन।